नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल लॉ के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, कंप्लीट एमसीक्यू होगा इसमें और लगभग हम 150 एमसीक्यू आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डेट इज सेलिब्रेटेड यूएन डे? संयुक्त राष्ट्र संघ किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है एवरी ईयर ऑन 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी एवरी ईयर ऑन 25 जनवरी, ऑप्शन सी एवरी ईयर ऑन 30 जनवरी, ऑप्शन डी एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गिव द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्टेट्स साइंड द यूनाइटेड नेशन चार्टर इन 1945 इन सैन फ्रांसिस्को? ठीक है, सही उत्तर क्या बताना है कि सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ था 1945 में, उसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए है 41 स्टेट्स, ऑप्शन बी 15 स्टेट्स, ऑप्शन सी 51 स्टेट्स, ऑप्शन डी 52 स्टेट्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 51 स्टेट्स। अगर ये पूछा जाए कि 50 मतलब सबसे 51 जो स्टेट था सबसे आखिरी में कौन सा स्टेट था, तो वो होगा पोलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 वॉज एडॉप्टेड बाय? मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी द जनरल असेंबली, ऑप्शन सी द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन डी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल असेंबली के द्वारा ये एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को, इसीलिए 10 दिसंबर को जो है वो ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन की कार्यभाषा नहीं है? ऑप्शन ए रशियन, ऑप्शन बी जापानीज, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी अरेबिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जापानीज। जापानीज जो है वो यूनाइटेड नेशन की कार्यभाषा नहीं है। अब हम ये समझ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की कार्यभाषा कितनी है, तो इसकी 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन एंड अरेबिक। ठीक है, लेकिन जापानीज जो है वो इसकी कार्यभाषा नहीं है। नेक्स्ट है, गिव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इन विच दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। निम्न को अस्तित्व में आने के कालक्रमानुसार लगाइए। पहला है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये कब आया था? ये आया था 24 अक्टूबर 1945 को, तो हम लिख देते हैं 1945। दूसरा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये आया था 10 दिसंबर और 1948 को। थर्ड है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये कब आया था? 1976 को। उसके बाद है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये भी कब आया था? 1976 को आया था। ठीक है, अब जो ये थर्ड और फोर्थ है ये दोनों 1976 को आया था, तो इसका डेट भी जानना हमको इम्पोर्टेंट है। तो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है ये आया था 16 मार्च को। ठीक है, और उसके बाद जो है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ये आया था 3 जनवरी को। ठीक है, तो पहले कौन सा आया था? ये वाला आया था जो 4 वाला है। तो हम अगर देखें तो लाइन से क्या हो जाएगा इसका, पहले 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1 2 4 3 यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे एडॉप्टेड, यूज द कोड्स गिवन बिलो। निम्नांकित अंतरराष्ट्रीय लिखतों को उन्हें अपनाने के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। इसमें भी वही बताना है। तो पहला है द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो ये कब आया था? 1945 में, पहले देख लिया हमने। सेकंड है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये कब आया था? 1948 को। थर्ड है इंटरनेशनल कन्वेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ये कब आया था? 1966
26 को। ठीक है, उसके बाद लास्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यह आया था 1965 को। तो अगर हम देखें तो क्या बनता है, पहले बनेगा 1, फिर 2, उसके बाद 4 एंड 3, 1 2 4 3, यानी कि इसमें भी ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, किस दिन भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? ऑप्शन ए ऑन 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी ऑन 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी ऑन 26 जून 1945, ऑप्शन डी ऑन 15 अगस्त 1945। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 अक्टूबर 1945 को भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन टर्म्ड एज अ चाइल्ड ऑफ वॉर, निम्नलिखित में से किसे बहुधा युद्ध का बालक कहा जाता है? ऑप्शन ए सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीग ऑफ नेशंस। इसको युद्ध का बालक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी स्थापना क्यों हुई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, इसको बोला जाता है युद्ध का बालक। नेक्स्ट है द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज साइंड एट फ्रांसिस्को ऑन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए थे, कौन सी तारीख थी? ऑप्शन ए जून 26 1945, ऑप्शन बी अगस्त 15 1943, ऑप्शन सी जनवरी 26 1946 एंड डी दिसंबर 30 1941। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशंस जो चार्टर है वो साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, और कितने सदस्यों ने साइन किया था? 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज सिचुएटेड, संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी हेग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर, संयुक्त राष्ट्र की दो ऑफिशियल भाषाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए इंग्लिश एंड हिंदी, ऑप्शन बी इंग्लिश एंड जर्मन, ऑप्शन सी इंग्लिश एंड उर्दू, ऑप्शन डी इंग्लिश एंड फ्रेंच। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। वैसे तो यूनाइटेड नेशन में 6 भाषाएं हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन एंड अरेबिक, लेकिन जिसमें से 2 भाषाएं हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच, इनका बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लॉ ऑफ नेशंस, निम्न में से किसी राष्ट्रों की विधि का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए ग्रोसियस, ऑप्शन बी ओपेनहाइम, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी मनु। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्रोसियस। ग्रोसियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज डिक्लेयर्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में यथाघोषित संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड, ऑप्शन बी टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम और सोशल और कल्चरल नेचर, ऑप्शन सी प्रोमोटिंग यूनिवर्सल सेक्युलरिज्म, ऑप्शन डी टू एस्टैब्लिश ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक या सांस्कृतिक स्वरूप की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना, ये है आर्टिकल 1 में दिया गया है यूनाइटेड नेशंस का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूएन अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द चार्टर, पूछा है कि क्या इसमें से संयुक्त राष्ट्र का प्रयोजन नहीं है? ऑप्शन ए टू ऑब्टेन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम रिलेटेड टू कल्चर, संस्कृति संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, ऑप्शन बी टू टेक मेजर्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समायोजन का शांतिपूर्ण साधनों द्वारा उपाय करना, ऑप्शन सी टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एमंग नेशंस, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इंश्योरिंग रूल ऑफ लॉ, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में लोकतांत्रिक शासन तथा विधि शासन सुनिश्चित करना। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी,
जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में लोकतांत्रिक शासन तथा विधि शासन संचित करना, ये इसका प्रयोजन नहीं है, लेकिन ये जो ए, बी एंड सी है ये इसका जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच one of the following articles of UNO the principle of self determination has been provided? संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के निम्न किस अनुच्छेद में आत्मनिर्भर का सिद्धांत उपबंधित किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में जो है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की बात की गई है और इसकी बात की गई है आर्टिकल 55 में भी। ठीक है, तो दोनों ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैज बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को मानव अधिकार का बोध कराने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ऑप्शन ए जनरल असेंबली, ऑप्शन बी सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर रिलेट्स टू डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन? संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 2 क्लॉज 7, ऑप्शन बी आर्टिकल 23, ऑप्शन सी आर्टिकल 51, ऑप्शन डी आर्टिकल 72। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 2 क्लॉज 7। ये रिलेटेड है डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए द यूएन चार्टर मेक्स फॉर कंपल्सरी मेंबरशिप, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अनिवार्य सदस्यता का प्रावधान है। ऑप्शन बी द यूएन चार्टर ग्रांट्स टू ऑल स्टेट्स अ राइट टू मेंबरशिप, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सभी राष्ट्रों को सदस्यता के अधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन सी द यूनाइटेड नेशंस मेंबरशिप इज कंडीशनल एंड लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता सशर्त और सीमित है। ऑप्शन डी द यूएन चार्टर डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओरिजिनल एंड सब्सिक्वेंट मेंबर्स, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर मूल सदस्य तथा अनुवर्ती सदस्य के बीच कोई फर्क नहीं करता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो यूएन चार्टर है वो मूल सदस्य जो इसके ओरिजिनल सदस्य हैं और जिसको सब्सिक्वेंट मेंबर्स जो बाद में जुड़ते हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू मेंबर ऑफ यूएन इज एडमिटेड बाय, संयुक्त राष्ट्र में नया सदस्य प्रवेश पाता है कैसे? ऑप्शन ए द जनरल असेंबली, महासभा के द्वारा, ऑप्शन बी द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के द्वारा, ऑप्शन सी द जनरल असेंबली ऑन द पॉजिटिव रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा, ऑप्शन डी द जनरल असेंबली ऑन द पॉजिटिव रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूडिंग कंकरिंग वोट्स फॉर ऑफ परमानेंट मेंबर्स, स्थायी सदस्य के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये बात कहाँ गई है? बताई गई है यूएन चार्टर का जो आर्टिकल नंबर 4 है उसमें ये बात बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वोटिंग इन द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द एडमिशन ऑफ अ मेंबर टू द यूनाइटेड नेशंस इज नेसेसरी, संयुक्त राष्ट्र में किसी सदस्य के प्रवेश के लिए सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ऑप्शन बी अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स, 9 सदस्यों का सकारात्मक मत। ऑप्शन सी अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द कंसेंट ऑफ द परमानेंट मेंबर्स, स्थायी सदस्यों की सहमति सम्मिलित करते हुए 9 सदस्यों की सकारात्मक मत। ऑप्शन डी है द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के समस्त सदस्यों की सहमति। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 9 सदस्यों का मत तो चाहिए लेकिन जिसमें परमानेंट सदस्य हैं उनमें सबका मत चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही किसी न्यू मेंबर का जो है उनका एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिशन ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल स्टेट इनटू द यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड, संयुक्त राष्ट्र में किसी नई राजनीतिक इकाई के प्रवेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी कंडीशनल रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी डी फैक्टो रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी कलेक्टिव रिकॉग्निशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कलेक्टिव रिकॉग्निशन, सामूहिक मान्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a member of the United Nations can be suspended from exercising the right of membership by, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य को सदस्यता के अधिकारों के प्रयोग से निलंबित किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए द जनरल असेंबली, ऑप्शन बी द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी द सेक्रेटरी जनरल, ऑप्शन डी द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जनरल असेंबली
के द्वारा किया जाता है। रिकमेंडेशन किसके लिए दी जाती है? सिक्योरिटी काउंसिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर द एक्सपल्सन ऑफ ए मेंबर स्टेट। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्य राष्ट्र को निष्कासन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 1 क्लॉज 2, ऑप्शन बी आर्टिकल 6, ऑप्शन सी आर्टिकल 48, ऑप्शन डी आर्टिकल 51। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रगतिशील विकास करना निम्नलिखित में से किसका कार्य है? ऑप्शन ए जनरल असेंबली, ऑप्शन बी द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लॉ कमीशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ which consist of all the members of United Nations। निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का एकमात्र प्रमुख घटक है जो यूनाइटेड नेशंस के समस्त सदस्यों से निर्मित है? ऑप्शन ए सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी जनरल असेंबली, ऑप्शन सी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन डी ट्रस्टीशिप काउंसिल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस में कितने सदस्य हैं? इसमें है 193 मेंबर्स हैं और इसमें 2 क्या हैं? ऑब्जर्वर स्टेट्स, जो कि है फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी। और इतने ही मेंबर जो हैं वो जनरल असेंबली में भी हैं। 193 मेंबर्स हैं और 2 इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है Which one of the following organs of the United Nations Organization perform legislative functions? निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग वैधानिक कार्यों को संपादित करता है? ऑप्शन ए द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन बी द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी द जनरल असेंबली, ऑप्शन डी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए ह्यूमन राइट कमिटी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा है प्रिंसिपल ऑर्गन, ठीक है, इसलिए आप यहाँ क्या लगाओगे? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं यूनाइटेड नेशंस के? 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण नहीं है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर डिवाइडेड एमंग हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स। संयुक्त राष्ट्र की शक्तियों एवं कार्यों को कितने मुख्य अंगों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 6। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन डी जनरल असेंबली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये इसका चीफ ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो इसका स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है बल्कि ये इसका प्रिंसिपल ऑर्गन है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, ये इसका स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। ऑप्शन ए द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी द सेक्रेटरिएट, ऑप्शन सी द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन डी द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। ऑप्शन ए ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन डी ह्यूमन राइट कमीशन। राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन राइट कमीशन, ये इसका प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल इज अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ द। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक सहायक निकाय है किसका। ऑप्शन ए सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ऑप्शन सी जनरल असेंबली और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण नहीं है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, ये इसका स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड जनरल असेंबली इज। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य के अधिक से अधिक कितने प्रतिनिधि होंगे। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी 5। कोई भी कंट्री है वो ज्यादा से ज्यादा अपने 5 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र में जो जनरल असेंबली है वहां पर भेज सकते हैं। नेक्स्ट है द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज अप्रूव्ड। संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन किया जाता है कैसे। ऑप्शन ए सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के द्वारा, ऑप्शन बी जनरल असेंबली महासभा द्वारा, ऑप्शन सी सेक्रेटरी जनरल महासचिव द्वारा, ऑप्शन डी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा। राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अर्जेंट मैटर्स डिसीजन इन द जनरल असेंबली आर टेकन। आवश्यक मामलों में महासभा में निर्णय लिए जाते हैं कैसे। ऑप्शन ए बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, ऑप्शन बी है बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, ऑप्शन सी बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंटेड एंड वोटिंग, ऑप्शन डी है बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत से। राइट आंसर क्या हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनके 2/3 बहुमत जो होती है वो जो है इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी महासभा में निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल असेंबली इज द बॉडी क्रिएटेड बाय। लिटिल असेंबली सृजित की गई है किसके द्वारा। ऑप्शन ए सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी बाय जनरल असेंबली, ऑप्शन सी बाय सेक्रेटरी जनरल, ऑप्शन डी बाय G8। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चाइना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जापान। जापान जो है इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। 5 परमानेंट मेंबर इसके हैं कौन कौन से। पहला तो है चाइना, दूसरे नंबर पे है फ्रांस और रसिया और यूनाइटेड किंगडम और उसके बाद है यूएसए, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, इतने जो है इसके परमानेंट मेंबर है। जापान जो है इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। निम्नलिखित देशों में से कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्पेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पेन। कौन कौन से सदस्य हैं वो हम देख के आ रहे हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं वो मैंने बता दिया, यूएसए, रसिया, फ्रांस, चाइना और एक हो गया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये 5 हो गए इसके परमानेंट मेंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कैन बी इंक्रीज्ड। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है कैसे? ऑप्शन ए बाय अमेंडमेंट इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर, ऑप्शन बी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली, ऑप्शन सी बाय रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन डी बाय रेजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसमें अमेंडमेंट करके जो परमानेंट मेंबर है उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, From which year the amendment to increase the number of members of the United Nations Security Council from 11 to 15 members came into force? किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 सदस्य से बढ़ाकर 15 सदस्य करने का संशोधन लागू हुआ? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1978। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1965 को। पहले जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें कितने मेंबर थे? 11। उसके बाद इसको बढ़ा करके इस टाइम कितने हो गए हैं? 15, जिसमें से कि 10 जो है वो अस्थायी मेंबर है और 5 जो है स्थायी मेंबर है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाता है? ये संशोधन कब हुआ था? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 इयर्स, ऑप्शन बी 3 इयर्स, ऑप्शन सी 4 इयर्स, ऑप्शन डी 5 इयर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स और इन सिक्योरिटी काउंसिल? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 5 परमानेंट मेंबर्स, ऑप्शन बी 10 परमानेंट मेंबर्स, ऑप्शन सी 5 परमानेंट एंड 10 टेम्परेरी मेंबर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहले ही बता दिया मैंने कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 जो होते हैं वो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव। सुरक्षा परिषद के प्रदेश सदस्य के होंगे कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल से। ठीक है, अब एक जगह आपने 5 मेंबर भी पढ़े थे कि 5 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, वो कहाँ पर था? वो था जनरल असेंबली में। ये था कि जनरल असेंबली में जो है जितने भी स्टेट हैं वो जनरल असेंबली में कितने जो है रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं? तो 5। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए सिक्योरिटी काउंसिल में कितने हैं? 1, और जनरल असेंबली में थे 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीटो पावर हैज बीन गिवन टू। वीटो पावर की शक्ति किसको दी है? ऑप्शन ए चाइना, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ऑप्शन बी इंडिया, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ऑप्शन सी ईरान, इंडिया, रसिया, अमेरिका एंड ब्रिटेन, ऑप्शन डी पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उनको ही मिला है वीटो पावर। तो कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं? चाइना, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इन्हीं को वीटो पावर भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है ऑन वूम द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्फर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी सेक्रेटरी जनरल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी काउंसिल को। नाम से ही लग रहा है सुरक्षा बनाए रखने का, तो यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी की बात तो यही आएगा। नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी थ्रेट टू पीस, ब्रीच ऑफ पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन विल बी डिटरमिन्ड। शांति को कोई खतरा, शांति भंग अथवा आक्रमण के कृत्य का अस्तित्व का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए बाय जनरल असेंबली, ऑप्शन बी बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन डी बाय द सेक्रेटरी जनरल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अकॉर्डेंस विथ which of the following article of UN Charter the affirmative vote of 9 members are the of the Security Council includes the permanent members is necessary for all important matters। UN चार्टर के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी महत्वपूर्ण मामलों के लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य स्थायी सदस्य सहित का सकारात्मक मत आवश्यक है? ऑप्शन ए आर्टिकल 25, ऑप्शन बी आर्टिकल 43, ऑप्शन सी आर्टिकल 51 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 27। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में ये बताया गया है कि किसी भी महत्वपूर्ण अगर कोई मामला है उसमें कोई निर्णय लेना है तो इसमें जो 9 सदस्य हैं उनकी सहमति आवश्यक होगी, और 9 में से जो 5 सदस्य होंगे परमानेंट मेंबर इनकी सहमति तो आवश्यक है। एक पहले भी हमने पढ़ा वीटो पावर, अगर इन 5 में से कोई भी अगर सहमति देने से इनकार कर देता है तो कोई भी मामले में जो है वो निर्णय पास नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इनको वीटो पावर मिला है कि इन 5 में से सहमति 5 की होनी चाहिए। इनको लेकर के तब जो होंगे वो 9 सदस्य होंगे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट एंजॉय वीटो पावर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार नहीं रखता, जो परमानेंट मेंबर नहीं होगा वो वीटो का अधिकार नहीं रखेगा। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जापान होगा, क्योंकि जापान परमानेंट मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है हाउ द सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड्स ऑन नॉन प्रोसीजरल मैटर्स। प्रक्रिया के मामलों में सुरक्षा परिषद किस प्रकार निर्णय करती है। ऑप्शन ए बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 8 मेंबर, ऑप्शन बी बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर, ऑप्शन सी बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर इंक्लूडिंग परमानेंट मेंबर्स, ऑप्शन डी बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 10 मेंबर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following chapters of United Nations Charter deals with Pacific settlement of disputes। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अध्याय विवादों के शांतिपूर्ण निपटान से संबंधित है। ऑप्शन ए चैप्टर 6, ऑप्शन बी चैप्टर 7, ऑप्शन सी चैप्टर 3 और ऑप्शन डी चैप्टर 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैप्टर 6 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्सन और रीजन के हैं। तो पहला एजर्सन क्या हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैन नॉट रिमेन न्यूट्रल। सुरक्षा परिषद का कोई सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तटस्थ नहीं रह सकते, मतलब वो न्यूट्रल नहीं रह सकते। पहली बात तो ये की गई है, और दूसरी बात बोली गई है रीजन क्या दिया गया है, अ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वाज डज नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग कैन रिमेन न्यूट्रल। सुरक्षा परिषद का कोई स्थायी सदस्य जो मतदान में भाग नहीं लेता है वो तटस्थ रह सकता है। ऑप्शन ए क्या है बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो ए है वो तो करेक्ट है, बट जो आर है वो गलत है। ठीक है, रीजन सही नहीं है, बस एजर्सन जो है वो सही है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस टू इट्स मेंबर्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों को एकल एवं सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए आर्टिकल 26, ऑप्शन बी आर्टिकल 51, ऑप्शन सी आर्टिकल 73, ऑप्शन डी आर्टिकल 29। राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 51। नेक्स्ट है स्टेट द करेक्ट आंसर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। सही उत्तर बताइए, आत्मनिर्णय का अधिकार क्या है। ऑप्शन ए इज ए कलेक्टिव ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन बी इज एन इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन सी बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन डी इज एनी अदर ह्यूमन राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कलेक्टिव भी हो सकता है और इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स भी हो सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को निष्पादित करता है। ऑप्शन ए मिलिट्री स्टाफ कमिटी, ऑप्शन बी जनरल असेंबली, ऑप्शन सी आईसीजे इटसेल्फ, ऑप्शन डी सिक्योरिटी काउंसिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग कैन इन्फोर्स द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का प्रवर्तन कर सकता है। ऑप्शन ए जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी जनरल असेंबली, ऑप्शन सी सिक्योरिटी काउंसिल एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिक्योरिटी काउंसिल एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 54। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस द मेंबरशिप हैज बीन इनलार्ज ट्वाइस बाय अमेंडिंग यूएन चार्टर। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की सदस्य संख्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन डी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, जब इसका इस्टेब्लिश हुआ था
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, तब इसमें कितने सदस्य थे? 18। ठीक है, उसके बाद इसमें एक संशोधन हुआ 1963 में, और कितना सदस्य कर दिया गया? 27। उसके बाद एक और संशोधन हुआ 1973 में, और अब कितने सदस्य हो गए? 54। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें जो है इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में? तो 54 मेंबर हैं। और पहले कितने थे जब ये बना था? तो 18 मेंबर्स थे। ये दो बातें आप ध्यान रखो। नेक्स्ट है द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद की मूल सदस्य संख्या क्या थी? पहले ही हम देख चुके इसको। ऑप्शन ए 36 मेंबर, ऑप्शन बी 54 मेंबर, ऑप्शन सी 18 मेंबर, ऑप्शन डी 28 मेंबर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 मेंबर्स हैं। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में कितने हैं? तो 54 मेंबर्स हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। Next time, the members of the Economic and Social Council are elected for 3 years. How many members are elected every year? आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य 3 साल के निर्वाचित किए जाते हैं। ये ध्यान रखिए कि इनका कार्यकाल कितना है? 3 साल। कितने सदस्य प्रत्येक वर्ष निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/3 किए जाते हैं, क्योंकि 54 मेंबर हैं तो 1/3 किए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक बार में 18 किए जाते हैं। इसे 3 साल का कार्यकाल है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर इलेक्टेड एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं? पहले ये भी बता दिया मैंने। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 18 मेंबर्स हर ईयर जो है वो सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हु इलेक्टेड द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए जनरल असेंबली, ऑप्शन बी जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी जनरल असेंबली लिखा हुआ है, जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ जनरल सेक्रेटरी, ऑप्शन डी सिक्योरिटी काउंसिल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड टू पावर एंड फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्न अनुच्छेदों में से कौन आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यों और शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 62, ऑप्शन बी आर्टिकल 73, ऑप्शन सी आर्टिकल 62, ऑप्शन डी आर्टिकल 53। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 62 एंड आर्टिकल 63। नेक्स्ट है द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस परफॉर्म्स देयर फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से किसके पर्यवेक्षणाधीन संयुक्त राष्ट्र के विशेष अभिकरण अपने कृत्यों का पालन करते हैं? ऑप्शन ए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन बी जनरल सेक्रेटरी, ऑप्शन सी सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन डी जनरल असेंबली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स कम इनटू फोर्स। आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि कब लागू हुई? ऑप्शन ए 3 जनवरी 1976, ऑप्शन बी 13 जनवरी 1976, ऑप्शन सी 30 जून 1977, ऑप्शन सी 13 जून 1977। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी 1976। नेक्स्ट है Who is empowered to set up commission for the promotion of human rights under the UN Charter? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवाधिकार के प्रोन्नयन के लिए आयोग गठन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन ए द जनरल असेंबली, ऑप्शन बी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन सी द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन डी द सेक्रेटरी जनरल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। Next question, provision regarding trusteeship council of the United Nations has been made. संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासिता परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए चैप्टर 16 ऑफ द चार्टर, ऑप्शन बी चैप्टर 15 ऑफ द चार्टर, ऑप्शन सी चैप्टर 17 ऑफ द चार्टर, ऑप्शन डी चैप्टर 13 ऑफ द चार्टर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चैप्टर 13 ऑफ द चार्टर। और इसमें जो आर्टिकल हैं वो है 86 to 91। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर्मली सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से किसने औपचारिक रूप से अपना संचालन निलंबित कर दिया है। ऑप्शन ए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन बी सेक्रेटरिएट, ऑप्शन सी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन डी जनरल असेंबली, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उसने अपना उसका जो संचालन है वो निलंबित हो गया है 1994 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रस्ट काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज द सक्सेसर एक्ट द लीग ऑफ नेशंस मैंडेट कमीशन, इट वाज डिसाइडेड इन। संयुक्त राष्ट्र की न्यास परिषद राष्ट्र संघ मैंडेट कमीशन का उत्तराधिकारी है। यह निर्णय निम्न में से किसमें प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्टेट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका केस, ऑप्शन बी ये जर्मन है, जर्मन सेटलर्स इन पोलैंड केस, ऑप्शन सी वेस्ट रैंड सेंटर गोल्ड माइनिंग कंपनी VR, ऑप्शन डी वर्सेस आर है, ठीक है। ऑप्शन डी जमोरा केस, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल स्टेट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट है इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट एंड 15 अदर मेंबर्स, मतलब एक अध्यक्ष और 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 15 अदर मेंबर्स, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 14 अदर मेंबर्स, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 13 अदर मेंबर्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट और 13 अदर मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, निम्न में से कौन न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे। ऑप्शन ए रघुनंदन पाठक, ऑप्शन बी नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी बेंगाल नरसिंह राव, ऑप्शन डी एम हिदायतुल्ला, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एम हिदायतुल्ला। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यायाधीश नहीं थे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस दलबीर भंडारी इज, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी कौन है। ऑप्शन ए जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन डी अ जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो जस्टिस दलबीर भंडारी हैं ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन री-इलेक्टेड एज अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, भारत के निम्न न्यायमूर्तियों में से किसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश पुनर्निर्वाचित किया गया है। ऑप्शन ए जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस तरन गोगोई, ऑप्शन डी जस्टिस दलबीर भंडारी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जस्टिस दलबीर भंडारी। नेक्स्ट है जस्टिस दलबीर भंडारी हैज री-इलेक्टेड टर्म एज जस्टिस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर ए टर्म ऑफ, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी का न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के रूप में पुनर्निर्वाचित कार्यकाल कितना है। ऑप्शन ए 2017 से लेकर के 2026 तक, ऑप्शन बी 18 से 27 तक, ऑप्शन सी 2019 से 28 तक, ऑप्शन डी 20 से लेकर के 29 तक, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनका कार्यकाल है 2018 से लेकर के 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का क्या नाम है। ऑप्शन ए रोजलिन हिगिंस, ऑप्शन बी रोजा ई ओटनबाइया, ऑप्शन सी गेट्रूड मोंगेला, ऑप्शन डी सतकू उगाता, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोजलिन हिगिंस जो हैं ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय, न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन ए द सिक्योरिटी काउंसिल ओनली, ऑप्शन बी द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द सेक्रेटरिएट, ऑप्शन डी द जनरल असेंबली बाय स्पेशल वोटिंग, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विच मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैज नॉट चेंज सिंस द एस्टेब्लिश्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के
किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? ऑप्शन ए जनरल असेंबली, ऑप्शन बी सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। राइट आंसर है ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसमें जो है 15 सदस्य थे और अभी भी 15 ही सदस्य हैं। नेक्स्ट है, हु नॉमिनेट्स पर्सन फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिए व्यक्तियों का नाम निर्देशन कौन करता है? ऑप्शन ए नेशनल ग्रुप ऑफ परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट्स, ऑप्शन बी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन सी स्टेट पार्टी टू द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन डी पैनल ऑफ जूरिस्ट अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेशनल ग्रुप्स ऑफ परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट्स। नेक्स्ट है, a judge of international court of justice can be removed by one of the following methods, choose the correct manner। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के एक न्यायाधीश को निम्नलिखित रीतियों में से एक के द्वारा हटाया जाता है, सही रीति क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए बाय a resolution of security council, ऑप्शन बी बाय द सेक्रेटरी जनरल, ऑप्शन सी बाय resolution of general assembly, ऑप्शन डी बाय द यूनानिमस ओपिनियन ऑफ रिमेनिंग जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं उनका जो सर्वसम्मत मत होता है, यूनानिमस ओपिनियन होता है, उसके द्वारा जो है किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीज टू केसेस बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष मामलों में पक्षकार कौन होता है? ऑप्शन ए कैन बी इंडिविजुअल एंड स्टेट, ऑप्शन बी कैन बी स्टेट्स ओनली, ऑप्शन सी कैन बी पर्सन्स ओनली, ऑप्शन डी कैन बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैन बी इट्स स्टेट्स ओनली। Next question, in the event of dispute as to whether the international court has jurisdiction or not, the matter shall be settled by। यदि यह विवाद हो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार है या नहीं, तो इस विवाद को निर्धारित किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी जनरल असेंबली, ऑप्शन सी डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Next question, which article of the Statute of the International Court of Justice describe the sources of international law? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोतों का वर्णन करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 36 क्लॉज 1 एंड 2, ऑप्शन बी आर्टिकल 37, ऑप्शन सी आर्टिकल 38 क्लॉज 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 39। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 38 क्लॉज 1 एंड 2। Next है, which one of the following sources of international law does not find or mention in Article 38 of Statute of International Court of Justice, but it has now become a well-recognized source? अंतरराष्ट्रीय विधि कि किस न्यायालय स्रोत का उल्लेख अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की समिति के अनुच्छेद 38 में नहीं है, मगर अब यह एक सुस्थापित स्रोत बन चुका है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल कन्वेंशन, ऑप्शन बी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, ऑप्शन सी डिसीजन ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एंड ज्यूरिस्टिक वर्क्स, ऑप्शन डी डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी decision or determination of organ of international institution। Next question, which one of the following sources is not included in the Statute of International Court of Justice? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इंस्टीट्यूट में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, ये है। ऑप्शन बी जुडिशियल डिसीजन, ये भी है। ऑप्शन सी प्रीवियस डिसीजन, ये नहीं है। ऑप्शन डी ट्रीटीज, ये भी है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली, ऑप्शन सी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, सिविलाइज्ड नेशन। ठीक है, अब प्राइमरी सोर्स में और कौन कौन से? सबसे पहले आएंगे कन्वेंशन यानी कि ट्रीटीज, दूसरे नंबर पे आएंगे
कस्टम्स और तीसरे नंबर पर आएंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है कि कौन सा कैसे रहता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है किसको सीक्वेंस वाइज करने के लिए, तो आप फिर से याद कर लो। पहले नंबर पे होगा ट्रीटीज, दूसरे नंबर पे होगा कस्टम और तीसरे नंबर पे होगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये सब है प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 38 ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की समिति के अनुच्छेद 38 में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए जुडिशियल डिसीजन, ऑप्शन बी डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, ऑप्शन सी वर्क ऑफ ज्यूरिस्ट, ऑप्शन डी इंटरनेशनल ट्रीटीज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स। ये जो है आर्टिकल 38 में सम्मिलित नहीं है। अब इसमें से जो जुडिशियल डिसीजन है ये इसका प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये इसका सेकेंडरी सोर्स है या सब्सिडरी सोर्स है। वर्क ऑफ ज्यूरिस्ट ये भी इसका सेकेंडरी सोर्स है, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है ये इसका प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है एक्स एक्वा एट बोनो मैक्सिम इज रिलेटेड टू। एक्स एक्वा एट बोनो सूक्ति का किसे संबंध है? ऑप्शन ए सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्सट्राडिशन, ऑप्शन सी लॉ ऑफ रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी लॉ ऑफ स्टेट सक्सेशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्स एक्वा एट बोनो। ये क्या है? ये सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी विवाद होता है किसी के बीच में, तो उसमें जो न्याय किया जाएगा वो इक्विटी के आधार पर किया जाएगा। इक्विटी एंड गुड कंसाइंस जो होती है उसके आधार पर किया जाएगा। तो यही होता है एक्स एक्वा एट बोनो का मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूजेस इक्विटी, जस्टिस एंड प्योर कंसाइंस टू डिसाइड अ डिस्प्यूट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किसी विवाद के निर्णय के लिए साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए एट its discretion, option B on being authorized by the General Assembly, option C with the permission of Security Council, option D with the consent of parties। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी with the consent of parties। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ बाइंडिंग नेचर ऑफ द ट्रीटीज। निम्नलिखित में से कौन सा संधियों की बाध्यकारी प्रकृति का आधार है? ऑप्शन ए नेचुरल लॉ, ऑप्शन बी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ऑप्शन सी ऑर्डिनरी रूल्स, ऑप्शन डी द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग स्ट्रिक्टली इनफोर्सिएबल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है स्ट्रिक्टली इनफोर्सिएबल है वो बाध्यकारी प्रकृति का आधार है। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस मींस। सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए रूल्स which are adopted by the most of states in their national law, option B natural law, option C equity, option D none of the above। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऐसे नियम जो अधिकतर राज्यों ने अपनी राष्ट्रीय विधि यानी कि जो नेशनल लॉ होती है उसमें स्वीकार किया है वो होते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जैसे कि सेल्फ डिफेंस हो गया, जैसे कि नेचुरल लॉ हो गया, जैसे कि नेचुरल लॉ होता है जैसे कि दूसरे पक्ष को सुनो, ठीक है, ऑडियल्टम पार्टम, ये सब हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जो कि नेशनल लॉ में भी होते हैं। ठीक है, तो वो सिद्धांत क्या हो जाएंगे? जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं क्या है? ऑप्शन ए फ्रेंच एंड इंग्लिश, ऑप्शन बी अरेबिक एंड इंग्लिश, ऑप्शन सी जर्मन एंड इंग्लिश, ऑप्शन डी स्पेनिश एंड इंग्लिश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच एंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विल हैव ज्यूरिसडिक्शन। निम्नलिखित में से किसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता होगी? ऑप्शन ए इन एनी केस टू विच अ पार्टी टू डिस्प्यूट हैज रेफर टू इट। किसी ऐसे मामले में जिसे विवाद का ऐसे पक्षकार उसे संदर्भित करे। ऑप्शन बी इन ऑल सच मैटर्स एज और इन फोर्स इन ट्रीटीज और कन्वेंशन स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर। ऐसे सभी मामलों में जो प्रवृत्त संधियों या अभिसमयों में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन सी इन ऑल सच मैटर्स इन विच द सिक्योरिटी काउंसिल में रेफर टू इट। ऐसे सभी मामलों में जिन्हें सुरक्षा परिषद उन्हें संदर्भित करे। ऑप्शन डी आल केसेस टू ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द स्टेट। राज्य द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के सभी मामलों में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऐसे सभी मामलों में जो प्रवृत्त संधियों और अभिसमयों में विशेष रूप से उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द आर्टिकल of Institute of International Court of Justice makes it clear that the decision of court will have not binding force except between the parties and in respect of particular cases only। अंतरराष्ट्रीय न्यायिक न्यायालय समिति की किस धारा में प्रावधान है कि न्यायालय के जो निर्णय के मुकदमे की उनमें जो निर्णय होता है वो जो पक्षकार है उनके अलावा किसी दूसरे को
जो बाइंडिंग वो नहीं होती, कोई दूसरा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये किस आर्टिकल में बोला गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 60, ऑप्शन बी आर्टिकल 59, ऑप्शन सी आर्टिकल 68, ऑप्शन डी आर्टिकल 38 क्लॉज 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 59 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्य करते हैं किसको? ऑप्शन ए द पार्टीज ओनली, ऑप्शन बी ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन सी ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन डी ऑल द पार्टीज टू इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी हम देख क्या रहे हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ पार्टीज को बाइंड करता है। नेक्स्ट है, स्टेट्स द करेक्ट आंसर, एनी डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए डज नॉट हैव बाइंडिंग फोर्स, ये गलत हो जाएगा। सेकंड है बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज एंड नॉट अदरवाइज देन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, पक्षकारों के बीच और उस विशिष्ट मामले की बाबत ही आबद्ध होगा, अन्यथा नहीं। यही इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन, निम्न में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाहकारी मत देने का अनुरोध कर सकता है? ऑप्शन ए जनरल असेंबली, ऑप्शन बी सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी द जनरल असेंबली ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल और द सिक्योरिटी काउंसिल और लिखा हुआ है, ऑप्शन डी सेक्रेटरी जनरल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, या तो सेक्रेटरी जनरल कर सकती, असेंबली कर सकती है, या तो सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू सक्सेशन ऑफ स्टेट टेरिटरी, निम्न में से कौन सा वाद राज्य क्षेत्र के उत्तराधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए पाम्स आइलैंड केस, ऑप्शन बी एंग्लो नाइजीरियन फिशरीज केस, ऑप्शन सी राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस, ऑप्शन डी राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस। ठीक है, दोनों एक ही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर होगा नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल का वाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस। Next time, in the North Sea Continental Shelf case, the International Court of Justice gave a reasoned explanation of the ground for claim on the continental sea floor. In doing so, the court assigned primary importance to North Sea Continental Shelf वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने महाद्वीपीय समुद्र तल पर दावेदारी के आधार की तर्कमूलक व्याख्या की। ऐसा करने में न्यायालय ने प्राथमिक महत्व प्रदान किया। ऑप्शन ए द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर, ऑप्शन बी द इकोनॉमिक्स फैक्टर, ऑप्शन सी द सेफ्टी फैक्टर, ऑप्शन डी द जियोलॉजिकल फैक्टर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर्स को। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सप्रेशन लोकल कस्टम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से किसमें स्थानीय रूढ़ि अभिव्यक्ति का प्रयोग पहली बार किया गया था? ऑप्शन ए टेम्पल ऑफ प्री विहार केस, ऑप्शन बी इन कर्फ्यू चैनल केस, कर्फ्यू चैनल केस, ऑप्शन सी राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस, ऑप्शन डी बार्सिलोना ट्रांजैक्शन केस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ कस्टम एज ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, निम्न में से कौन सा वाद अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ि की मान्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए वेस्टर्न सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस आर, ऑप्शन बी कर्फ्यू चैनल केस, ऑप्शन सी हर्ड वर्सेस हॉज, ऑप्शन डी यूगोस्लाविया वर्सेस बेल्जियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस आर। Next है, the International Court of Justice adopted the principle of estoppel as the general principle of law accepted by the civilized nation in, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने विबंधन के सिद्धांत को सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया। किस केस में? ऑप्शन ए पायस फंड केस, ऑप्शन बी ईस्टर्न जनरल केस, ऑप्शन सी नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, ऑप्शन डी प्री विहार टेम्पल केस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्री विहार टेम्पल केस में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट अ केस डिसाइडेड बाय परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, निम्नलिखित में से कौन सा मामला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णीत मामला नहीं है? ऑप्शन ए मोरो मामलिस पैलेस्टाइन कंसेशन केस, ऑप्शन बी एसएस विम्बलेडन केस, ऑप्शन सी एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस, ऑप्शन डी चोर्जो फैक्ट्री इंडेमनिटी केस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो नाइजीरियन फिशरीज केस जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा निर्णीत नहीं किया गया है, बल्कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके द्वारा किया गया है निर्णीत 1951 में।
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनाइड एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टमरी रूल। निम्नलिखित मुकदमों में से किसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने प्रथागत नियम के अस्तित्व से इनकार किया था। ऑप्शन ए नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, ऑप्शन बी द लोटस केस, ऑप्शन सी बोथ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव। Next question है, in which of the following cases the court said that the distinction between de facto and de jure recognition is political rather than legal। निम्न में से किस मामले में अदालत ने यह कहा कि वस्तुतः और विधिता मान्यता में अंतर राजनीतिक है, वैधिक नहीं है। ऑप्शन ए द एसएस क्रिस्टीना केस, ऑप्शन बी द अरंतराजू मेंडी केस, ऑप्शन सी द टिनैको आर्बिट्रेशन केस, ऑप्शन डी मिघिल वर्सेज सुल्तान ऑफ जाहौर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरंतराजू मेंडी केस। इस केस में बोला गया कि जो वस्तुता और विधिक मान्यता में अंतर है वो राजनीतिक है, वो वैधिक नहीं है, वो लीगल नहीं है। नेक्स्ट टाइम, इन द एसएस लोटस केस द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हेल्ड दैट इन केस ऑफ कोलिजन ऑफ टू फॉरेन शिप्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थायी अदालत ने एसएस लोटस केस में निर्णय दिया कि जब दो विदेशी समुद्री जहाज आपस में टकराएं तो क्या होगा। ऑप्शन ए फ्रांस हैज जुरिडिक्शन, ऑप्शन बी टर्की हैज जुरिडिक्शन, ऑप्शन सी यूरोपियन यूनिटी हैज जुरिडिक्शन, ऑप्शन डी असेंबली ऑफ द लीग ऑफ नेशंस हैज जुरिडिक्शन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टर्की हैज जुरिडिक्शन। ठीक है। Next question, in which of the following cases the principle laid down the International Court of Justice found place in the conventional law। निम्नलिखित में से किस वाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए सिद्धांत कन्वेंशनल विधि का भाग है। ऑप्शन ए राइट ऑफ पैसेज केस बिटवीन पुर्तगाल एंड इंडिया, ऑप्शन बी नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, ऑप्शन सी टेम्पल ऑफ प्री विहार केस, ऑप्शन डी एसाइलम केस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। Next question, in which of the following case it was held that if a person is not a citizen of any state he will be called stateless। निम्नलिखित में से किस केस में निर्धारित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति किस राज्य का नागरिक नहीं है तो वह राज्य विहीन कहा जाएगा। ऑप्शन ए नॉट बॉम्ब केस, ऑप्शन सी वीकर एंड ह्यूम वर्सेज ह्यूम, ऑप्शन सी विनास वर्सेज एजी, ऑप्शन डी स्टॉक वर्सेज द पब्लिक ट्रस्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉट बॉम्ब केस। Next question, in which of the following cases the principle of state baseline was recognized by the International Court of Justice in relation to the boundary of maritime belt। निम्नलिखित वादों में से किसी में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा सामुद्रिक पेटी की परिसीमा के संबंध में सीधी आधार रेखा के सिद्धांत को मान्यता दी गई। ऑप्शन ए फिशरीज ज्यूरिडिक्शन केस, ऑप्शन बी एंग्लो नॉवेजियन फिशरीज केस, ऑप्शन सी बेरिंग सी फिशरीज आर्बिट्रेशन केस, ऑप्शन डी नॉर्थ अटलांटिक फिशरीज केस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो नॉवेजियन फिशरीज केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन परसुएंस ऑफ द फॉलोइंग। पंचायत के स्थायी न्यायालय की स्थापना निम्न की किसके अनुसरण में की गई। ऑप्शन ए हेग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1899 एंड 1907, ऑप्शन बी कन्वेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन सी यूएन चार्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1899 एंड 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लॉ आल्सो डेवलप्स थ्रू स्टेट प्रैक्टिसेस, इट इज नोन एज। अंतरराष्ट्रीय विधि का विकास राज्यों की रीतियों द्वारा भी होता है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल ट्रेटी, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कमिटी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मोरालिटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेटरी जनरल इज महासचिव हैं। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑप्शन बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। Next question, which of the following organ of United Nations is made up of individuals and not of states। नीचे दिए गए संयुक्त राष्ट्र के अंगों में से कौन सा व्यक्तियों से गठित होता है न कि राज्यों से। ऑप्शन ए सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी जनरल असेंबली, ऑप्शन सी सेक्रेटरिएट, ऑप्शन डी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्रेटरिएट जो है, सचिवालय जो है वो व्यक्तियों से गठित होता है, राज्यों से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज अपॉइंटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस तरीके से होती है। ऑप्शन ए बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट
ऑप्शन बी बाय द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जनरल असेंबली, ऑप्शन सी बाय द सेक्रेटरीट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन डी बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल होगा यहाँ पर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सुरक्षा परिषद हिंदी में हाँ देख लो। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन था? ऑप्शन ए ट्रैग्वे ली, ऑप्शन बी कुर्ट वॉल्डिम, ऑप्शन सी यू थॉन्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रैग्वे ली। ये थे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन सेक्रेटरी ऑफ यूएन, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का सचिव नहीं रहा है? ऑप्शन ए यू थांट, ऑप्शन बी ट्रिग्वे ली, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी कोफी अन्नान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोफी अन्नान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5-year term of for the Secretary General of the United Nations has been fixed by the, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 5 वर्षीय पदावधि निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस चार्टर, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑप्शन सी रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन डी ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। Next question, the United Nations enjoy immunities and privileges in the territories of its member states under, संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने सदस्यों राष्ट्रों के क्षेत्र में उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं किस आर्टिकल में? ऑप्शन ए आर्टिकल 20 ऑफ द चार्टर, ऑप्शन बी आर्टिकल 104 ऑफ द चार्टर, ऑप्शन सी आर्टिकल 105 ऑफ द चार्टर एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 106 ऑफ द चार्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 105 ऑफ द चार्टर। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड ऑफ जस्ट कोजेंस के मानक, मतलब जस्ट कोजेंस के मानक क्या होते हैं? ऑप्शन ए आर फॉर्म्ड बाय द स्टेट इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय करारों में निर्माण किए जाते हैं। ऑप्शन बी आर कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूढ़ित नियम हैं। ऑप्शन सी आर नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स बाइंडिंग ऑन स्टेट्स, नैसर्गिक विधि के सिद्धांत हैं जो राज्यों पर आबद्ध कर हैं। ऑप्शन डी आर सच इन्फ्रिंजिंग स्टैंडर्ड ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ विच आर नॉट परमिटेड टू बी डिप्रिस्टेटेड, सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के ऐसे उल्लंघनीय मानक है जिनका अल्पीकरण अनुमति नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जस्ट कोजेंस का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे रूल होते हैं जिनका भी उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे उस जो कोई भी स्टेट हो उसके नेशनल लॉ में वो रूल हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर वो इंटरनेशनल लॉ में वो रूल जस्ट कोजेंस के रूप में आ गया तो उसका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, जस्ट कोजेंस क्या है? उसके बाद और भी जो टर्म है कुछ जो इंटरनेशनल लॉ में पूछे जाते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, मैंने इंटरनेशनल लॉ पर 2 वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहो तो वो दोनों वीडियो जाकर के देख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है उसमें, तो आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एन एडिशनल फीचर्स ऑफ द नॉर्म ऑफ जस्ट कोजेंस इज दैट इज, जस्ट कोजेंस की एक मानक का एक अतिरिक्त लक्षण क्या है? ऑप्शन ए कैन बी मॉडिफाइड ओनली बाय सब्सिक्वेंट स्टैंडर्ड और बाय कॉमन इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सेम नेचर, केवल एक पश्चातवर्ती मानक या उसी प्रकृति की सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन बी कैन नॉट बी मॉडिफाइड अ सब्सिक्वेंट स्टैंडर्ड और बाय कॉमन इंटरनेशनल लॉ ऑफ सेम नेचर, एक पश्चातवर्ती मानक या उसी प्रकृति की सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा रूपांतरित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी मे बी मॉडिफाइड बाय एन अर्लियर और लेटर स्टैंडर्ड, किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती मानक द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन डी नॉट एडॉप्टेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों के अनुकूलित नहीं होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जस्ट कोजेंस का रूल है वो तभी जो है उसको बदला जा सकता है जब उसी तरह का उसी प्रकृति का कोई दूसरा जस्ट कोजेंस का रूल आ जाए। ठीक है, तभी वो उसको बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये हो गया है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, जस्ट कोजेंस की एक मानक का नाम सामान्य लक्षण क्या है? तो ये वाला जो है वो राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आते हैं हम। टू क्लैरिफाई द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ द प्रिंसिपल ऑफ पैक्टा संट सर्विंडा वाज प्रोपाउंडेड बाई। अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार को स्पष्ट करने के लिए पैक्टा संट सर्विंडा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। पहले पैक्टा संट सर्विंडा का मतलब समझ लेते हैं। ये वर्ड भी मैंने जो अपने वीडियो लेक्चर उसमें समझाई हुई है, आप चाहो तो जाके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर समझौता किया गया है, कोई भी कन्वेंशन ट्रीटीज की गई है तो उसको मानना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ये किसने जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए केल्सन, ऑप्शन बी ओपेनहाइम, ऑप्शन सी स्टार्क, ऑप्शन डी एनजी लॉटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनजी लॉटी के द्वारा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डी जूरे बेली एक पेसिस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नसबॉम, ऑप्शन बी ओपेनहाइम, ऑप्शन सी पॉटेल, ऑप्शन डी ग्रोसियस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द प्राइस कोर्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्राइस न्यायालय से संबंधित है? ऑप्शन ए जमूरा केस, ऑप्शन बी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना वर्सेस स्टेट, ऑप्शन सी एसएस लोटस केस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जमूरा केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कंसिस्ट ऑफ। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 11 आर्टिकल्स, ऑप्शन बी 22 आर्टिकल्स, ऑप्शन सी 30 आर्टिकल्स, ऑप्शन डी 31 आर्टिकल्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इज अपॉइंटेड बाई। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए जनरल असेंबली, ऑप्शन बी सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी सेक्रेटरी जनरल, ऑप्शन डी ह्यूमन राइट काउंसिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन। देसी लोगों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा को महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था कब? ठीक है, ऑप्शन ए 13 सितंबर 2005, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 2006, ऑप्शन सी 13 सितंबर 2007, ऑप्शन डी 13 नवंबर 2008। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 13 सितंबर 2007। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल असेंबली of the United Nations created the office of UN High Commissioner for Human Rights in the year। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने किस वर्ष में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1996। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1993 को हुआ था 25 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद रिफ्यूजीज। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शरणार्थी से संबंधित है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूएनएचसीआर, ऑप्शन डी एसडब्ल्यूएपीओ, ऑप्शन डी ईईसी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यूएनएचसीआर। ठीक है, राइट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज द लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय। जलवायु परिवर्तन की अग्रणी संस्था अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बोथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए हेनरी ड्यूनंट, ऑप्शन बी गुस्ताव माइनर, ऑप्शन सी ह्यूगो ग्रोसियस, ऑप्शन डी हार्स पीटर गैसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेनरी ड्यूनंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ वाज क्रिएटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली टू हेल्प। निम्न में से किसकी सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिसेफ की स्थापना की गई? ऑप्शन ए चिल्ड्रेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ऑप्शन बी चिल्ड्रेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन यूरोप, ऑप्शन सी चिल्ड्रेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ऑप्शन डी चिल्ड्रेन सफरिंग फॉर मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन यूरोप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर? निम्न संगठनों में से कौन सा बच्चों के कल्याण से सीधे संबंधित है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी WTO। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द यूनेस्को हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इन जेनेवा, ऑप्शन बी इन लंदन, ऑप्शन सी इन न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी इन पेरिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट इज लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय विधियोत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड एट? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी हेग, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी वाशिंगटन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड वाज अडॉप्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1959? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1959 में बालक के अधिकारों की घोषणा अपनाई गई? ऑप्शन ए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन सी ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंटरनेशनल लॉ द ऑब्लिगेशन ऑफ नेचुरल कंट्री इज? अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत तटस्थ देश का कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए अबस्टेंशन यानी कि परिवर्जन, ऑप्शन बी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी एक्विजेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO इज एट? विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी ओयो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोम। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी मैड्रिड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जेनेवा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड इन? सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी बर्न। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बर्न में। ठीक है। और जो पोस्टल यूनियन है ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपोनेंट ऑफ ड्यूलिज्म थ्योरी? निम्न में से कौन ड्यूलिज्म थ्योरी का प्रवर्तक नहीं है? ऑप्शन ए ट्राइपेल, ऑप्शन बी एंजिलोटी, ऑप्शन सी ओपेनहाइम, ऑप्शन डी ड्यूगिट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्यूगिट। ड्यूलिज्म थ्योरी क्या होती है, मोनिज्म थ्योरी क्या होती है, ये अगर आपको समझना है तो आप जाके मेरी वीडियो देखो, लेक्चर देखो। मैं उसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। 2 लेक्चर हैं, दोनों आप जाकर देखो, ये सारी जो थ्योरीज हैं वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, द टर्म एम्बार्गो ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ऑफ विच ओरिजिन? अंतर्राष्ट्रीय विधि का शब्द जो है एम्बार्गो किसका मूल है? ऑप्शन ए लैटिन ओरिजिन, ऑप्शन बी इंग्लिश ओरिजिन, ऑप्शन सी रोमन ओरिजिन, ऑप्शन डी स्पेनिश ओरिजिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेनिश ओरिजिन। और जो एम्बार्गो है ये स्पेनिश वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अर्थ समिट? निम्न में से किसी पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 जुलाई, ऑप्शन डी 26 नवंबर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10
दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर और 1948 को जो 1948 सॉरी सही दे देती हूँ 1948 को जो यूडीएचआर है यानी ठीक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसको जो है अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। उसी दिन से मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट है नाको स्टैंड्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से नाको का क्या मतलब है? ऑप्शन ए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑफिस, ऑप्शन बी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नॉन एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आज की वीडियो में इतना ही था, हमें 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करके आप जो है ये पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा, तो दोनों जगह से ही आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।